हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। चीन अपनी अकड़ में है, वो भी ये जानते हुए कि वो दुनिया के निशाने पर है। चालाक चीन एक तरफ अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा मुद्दे पर तनाव पैदा कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो हांगकांग में सुरक्षा कानून लागू करने पर अड़ा है, जिसको लेकर G7 के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी किया। से हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का दबाव बढ़ाया। संयुक्त बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक देश दो प्रणाली सिद्धांत पर गंभीर रूप से खतरा है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन के विदेश मंत्री और यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि ने अपने बयान में कहा है कि ये उस प्रणाली को खतरे में डाल देगा जिसने हांगकांग को फलने फूलने का बेहतरीन मौका दिया है। चीन को सोचना ही होगा कि दुनिया में उसके दोस्त कितने कम हैं और दुश्मन कितने ज्यादा। हसन निसार साहब के पास लेके चलते हैं सवाल। जी हसन साहब, इस तरह के तज्जियों में अमूमन ये इस तरह के एंगल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। जो उन्होंने कहा मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, वो एक बहुत खूबसूरत विजडम की बात है कि बेशक मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। ये जितनी चतर चलाकियाँ हैं मोदी साहब की, वो जो डायमेंशन इन्होंने जो पॉइंट आउट की है मुनीब साहब ने, वो बहुत खूबसूरत है। अब आए आपके सवाल की तरफ, तो याद रखना आपके बर्रे सगीर बुत परस्तों और शख्सियत परस्तों का खित्ता है। यहां साख नहीं चलती, या बुत परस्ती चलती है या शख्सियत परस्ती चलती है, और ऐसी जगहों पे माकूलियत और मकबूलियत ये दो मुतजाद बातें हैं। सो जो बिलीव करते हैं, जो फॉलोअर्स हैं मोदी के, वो जो मर्जी करे, झक मारे। हमारी अपनी तारीख यही है, वो बुत परस्त हैं, हम शख्सियत परस्त हैं। सो हम लोगों के रवैये मियाँ दे नारे बजनगे तो पुट्टा जिंदा है और फलाना है, मिला मुला कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं मिला। जिसकी सुई जहां अटकी हुई है वहां अटकी रहेगी। ये इस बदनसीब खित्ते की सबसे बड़ी खासियत है। थैंक यू। अपनी करनी का परिणाम तो वो वैसे भी भुगतने वाला है, मगर उसने हांगकांग के साथ किसी तरह की जबरदस्ती करने की कोशिश की तो ये नतीजा तुरंत उसके विपरीत देखने को मिल सकता है। G7 के विदेश मंत्रियों ने बीजिंग के इस फैसले पर अपनी गंभीर चिंता और आपत्ति जताई, क्योंकि इसे हांगकांग के लोगों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर अंकुश लगने की पूरी संभावना है। एक मामला ऐसा है जिसपे कि आज कुछ सवालात उठाए गए, तो डिप्टी स्पीकर ने पहले क्लैरिफाई की उस पर पोजीशन, एक उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी। उसके बाद जो वज़ीर ख़ारजा साहब ने कहा है उस पर मैं नाज़ बलोच साहब से बात करता हूँ, लेकिन सुने कि आज क्या बात हुई है। इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। ये स्टेटमेंट भी जो है वज़ीर ख़ारजा को एट्रीब्यूट है, वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी को एट्रीब्यूटेड है और वज़ीर आज़म को भी एट्रीब्यूटेड है। मेरा ख्याल है कि इन दोनों इश्यूज के ऊपर हुकूमत का मौक़िफ़ यहाँ पे आना चाहिए। जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक है, हम सब का दिल जो है वो किबला अव्वल के साथ धड़कता है, और पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि कभी भी इजराइल को मुल्क नहीं समझता, उसको एक काबिज समझता है। हमारे फ़लस्तीन की सरजमीन पर काबिज हैं वो, और पूरी जदोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरा आपसे पूरी कौम से, बल्कि इस हाउस के तहत ये वादा है। पाकिस्तान कहीं इजराइल को तस्लीम करने तो नहीं जा रहा। मैं वाज़े तौर पर कैटेगोरिकली द हाउस ये वजाहत करना चाहता हूं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। जी नाज़ बलोच साहब, तो जो ख्वाजा साहब ने हिंदुस्तान के वाले से बात की थी कि उसको परमानेंट मेंबरशिप मिल रही है सिक्योरिटी काउंसिल की, उसकी भी वजाहत की शाह कुरैशी साहब ने। आप मुतमिन नहीं है इससे? देखिए, ये कुछ बयानात 2-3 दिन से मंसूब किए जा रहे थे और चल रहे थे सोशल मीडिया पे वज़ीर ख़ारजा के नाम से। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि आज ऐवान में, पार्लियामेंट में, जो सबसे एक बड़ा फोरम है हमारे मुल्क का, उसमें ये बात वाज़े हो गई। और क्लैरिटी के लिए ये भी बहुत अच्छा हुआ कि वज़ीर ख़ारजा ख़ुद आए और उन्होंने इसको अपनी स्टेटमेंट की, उन्होंने इन चीज़ों की वजाहत की और उन्होंने बताया कि ये जो चीज़ें मंसूब की जा रही हैं ये उन्होंने स्टेटमेंट्स नहीं कही, क्योंकि इससे बहुत
बहुत तशवीश की लहर फैल रही थी और बहुत ही ये सीरियस और बहुत ही सेंसिटिव किस्म के मामलात हैं। इन मामलात के ऊपर जो है एकदम से अचानक से अगर एक फीलर छोड़ दिया जाए और सोशल मीडिया पे इस किस्म की बातें आएँ तो डेफिनेटली तशवीश होती है। और बहुत खुशाइंद बात है कि डिप्टी स्पीकर साहब ने आज वाज़ेह तौर पर अपनी बात पर जो पाकिस्तान का एक अमली और एक पॉलिसी जो एक स्टैंस है उस स्टैंस को दोबारा उन्होंने जो है उजागर करते हुए उसी के ऊपर दोबारा उन्होंने स्ट्रेस देते हुए बात की कि हम इसराइल के ऊपर किसी किस्म की जो है कोई बात ना हो रही है ना हो सकती है और जो फ़लस्तीन पे हमारा जो पोजीशनिंग है वो पोजीशनिंग हमारी बिल्कुल वाज़ेह और कायम है। मैं समझती हूँ वैसे एज अ गवर्नमेंट की एक पॉलिसी हमें समझना चाहिए कि यही अगर उन्होंने पार्लियामेंट में बात की है तो डेफिनेटली इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए उनकी इस बात को। और एक और इन्फॉर्मेशन भी दी है कि इंडिया जो है वो गैर मुस्तकिल मेंबर बनने जा रहा है सलामती कौंसिल का, ये भी उन्होंने बताया। देखिए अब अगर उन्होंने ये भी बताया कि 25-26 में बनने के लिए हमने लॉबी शुरू कर दी। देखिए अब अगर इनमें से जो कही गई पार्लियामेंट में वजीर खारजा साहब ने और स्पीकर साहब ने जो बातें की वो पूरी कौम के सामने रिकॉर्ड हो चुकी है, अगर इन बातों से ये फिरते हैं तो फिर उसके बाद कौम को ये जवाब दें। अच्छा इसमें जी शफकत साहब इस पे जरा कमेंट करें आप। देखें पहली तो बात ये है कि 2-3 चीज़ों के बारे में हमें सियासत से बालातर हो के अपना जहन साफ कर देना चाहिए जी। पहली बात, कोई भी पाकिस्तानी जो है वो अपने मुल्क के खिलाफ कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी पाकिस्तानी जो है वो हिंदुस्तान की बर्बरियत को तस्लीम नहीं करता। कोई भी पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान की जारियत है उसको कभी कबूल नहीं करेगा। कोई भी पाकिस्तानी जो है वो इजराइल को रिकग्नाइज कभी भी नहीं करेगा। हर पाकिस्तानी फ़लस्तीन के साथ होगा। हर पाकिस्तानी जो है जहां भी पिसे हुए तबकों के लोगों के साथ जुल्म होगा उसके साथ खड़ा होगा। तो अगर हम ये तय कर लें तो उस पर सियासत करने की जरूरत फिर कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। बाकी रह गया दो तीन चीजें जिस पर मैं वजाहत कर दूं। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है ये रोटेशन के जरिए होता है 2 साल के लिए और ये रोटेशन जो है वो इस तरीके से होती है कि जो रीजन के लोग हैं मतलब एशिया पैसिफिक या सब कॉन्टिनेंट की साउथ एशिया की अपनी सीट तो वो रोटेट होती है। पाकिस्तान 7 दफा रहा है नॉन परमानेंट मेंबर इसका और वो बगैर किसी एक लिहाज से आप समझें कि वो एक रूटीन के मुताबिक होता है। पाकिस्तान 7 दफा मेंबर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट, इंडिया 7 दफा मेंबर रहा है नॉन परमानेंट। तो ये कोई अगर आप सियासत करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी जो भी लोग जरा भी जिनको समझ है फॉरेन पॉलिसी की और इन चीज़ों की और द वे यूएन सिस्टम वर्क्स उनको पता है कि ये कोई बात नहीं है। जो शफकत साहब ने बात की है, अब एक तो ये बड़ा यानी एक अजीब इत्तफाक या बदकिस्मती है कि जब भी हुकूमत की कारकर्दगी के मुतल्लिक या हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है या हुकूमत ने जो कश्मीर काज के हवाले से जो फेलियर है हुकूमत का कि ये एक करारदाद सिंपल जो वो ह्यूमन राइट्स का अदारा है इसका यूनाइटेड नेशन का उससे ये पास नहीं करवा सके। अब इनकी अगर कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठाएं तो ये अपनी हुब्बल वतनी को आगे कर देते हैं क्योंकि हमारी हुब्बल वतनी पे हमला हो गया। यानी हुब्बल वतनी पे आपके ऊपर कौन हमला कर रहा है? आपके हुब्बल वतन होने में हमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपका फेलियर है जो कश्मीर के साथ जो जुल्म हुआ, कश्मीर के साथ जो जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों के साथ जो सलूक हो रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट का जो की कारकर्दगी जो है वो टोटल फेलियर है। आपकी कारकर्दगी के ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं, आपकी हुब्बल वतनी पे नहीं उठा रहे हैं। हामिद मीर साहब मैं मुख्तसरन इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि कश्मीर के लोग जिस लॉकडाउन में इतने अरसे से मुब्तला हैं उनके लिए अगर संजीदा मानों में देखा जाए तो सिवाय लफाजी के और कुछ नहीं, आधे घंटे का एहतजाज सर पे बाहर रोड पे धूप में खड़े होकर एहतजाज करना, अगर ये पॉलिसी के ऊपर ये हुकूमत चलना चाहती है और ये कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन है हमारी कश्मीर के लोगों के लिए तो ये मैं समझती हूँ कि ये एक केयरलेस अप्रोच की तरफ आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखें बात यह है कि अगर इस रास्ते पे हम गामजान होंगे ना तो मुझे वो फिर जो नवाज शरीफ साहब लोगों को मरी ले गए और जिस तरह वो गए वहाँ पे हिंदुस्तान में दिल्ली में और बजाय कश्मीरियों को मिलने के वो अपने बिजनेस पार्टनर्स को उन्होंने मिलना तरजीह दिया और जिस तरीके से उनकी हुकूमत में कभी भी जिस तरह मोदी को उन्होंने जाती उम्रा बुलाया और अपने जो बेटी की शादी या
ग्रैंड डॉटर की शादी में शरीक किया, तो फिर हम उस रास्ते पे चल देंगे। आप अपना चले, मेरे ख्याल है उस पे बात नवाज शरीफ के पीछे दौड़ा फिरदा, तुसी उन्हें मिस करना मार। अच्छा, चीन एक तरफ भारत, अमेरिका, ताइवान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और जापान से दुश्मनी के नए नए मोर्चे खोल रहा है, वहीं कोरोना कॉन्स्पिरेसी के इस मुजरिम के खिलाफ दुनिया के कई देशों ने एकजुटता बढ़ाई है। ऐसे में G7 देशों ने जिस तरह से चीन के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे आने वाले दिनों में चीन की परेशानी बढ़ने की पूरी संभावना है। बता दें कि G7 देशों का दायरा बड़ा करने पर भी अमेरिका लगातार जोर दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 देशों का आकार बढ़ाकर भारत को इसमें शामिल करने का भी हाल ही में पीएम मोदी से फोन पर बात कर न्योता भी दिया था।